सब्सक्राइब कीजिए साइंस फर्स्ट चैनल को और लेटेस्ट साइंस एवं फिजिक्स के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही पूरी नॉलेज के लिए वीडियोज को अंत तक देखें, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस फर्स्ट चैनल के अंदर। दोस्तों, कहते हैं कि हराना चाहते थे जो एक दूसरे को अस्त्र और परमाणु से। हराना चाहते थे जो एक दूसरे को अस्त्र और परमाणु से, आज खुद ही हार बैठे हैं छोटे से विषाणु से। जी हां दोस्तों, वर्तमान में वापस हम कोरोना महामारी का सामना कर रहे हैं और ये जो कोरोना की दूसरी लहर है उसका हम पूरी तरह से सामना कर सकें, आवश्यक है कि हम पूरी तरह से दृढ़ संकल्प रहें। आवश्यकता होने पर ही हम घरों से बाहर निकलें। यह नहीं है कि हमको जरूरत नहीं है तो अभी हम बाहर निकल रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा आस पड़ोस में बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे व्यक्ति जिनको आवश्यकता नहीं है फिर भी वो बाहर निकल रहे हैं, समूहों के अंदर एकत्रित हो रहे हैं। और इसीलिए यहां पर खुद को बचाना, खुद के साथ साथ परिवार को बचाना, समाज को बचाना, देश को बचाना, इस युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा दृढ़ संकल्प के रूप में उन्हें लेना चाहिए। और वहां पर टोकना भी चाहिए कि अनावश्यक हम कभी भी उन गाइडलाइन का उल्लंघन न करें जो सरकार के द्वारा दी गई है। इधर से उधर भागते रहते हैं तो कहते भी है दोस्तों कि हम चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन की तरह और सारे संकल्प नाभिक में जा बैठे हैं प्रोटॉन की तरह। जरूरत नहीं है तो अभी इधर से उधर चक्कर लगा रहे हैं। और यदि हम प्रॉपर गाइडलाइन का और एडवाइजरी का पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर इस कोरोना महामारी को भी हम परास्त कर पाएंगे। आज सभी देशों के साथ ये महामारी जो है इसने लगातार अपना भयावह रूप दिखा रही है और परेशान कर रही है। इसलिए कहते भी है दोस्तों कि जो करते थे घमंड अपने अपने परमाणु का, जो करते थे घमंड अपने अपने परमाणु का, हो नहीं रहा सामना उनसे आज एक विषाणु का। और ये जो विषाणु कोरोना का वायरस, इसका सामना करने का तरीका एकमात्र यही है कि हम इससे बचें और एडवाइजरी का पालन करें। मास्क का बाहर निकलने पर अवश्य प्रयोग करें, अनावश्यक घरों से बाहर न निकलें। और दोस्तों, आज मैं जो आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं इसका नाम है परमाणु। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। आप ये मानिएगा कि छोटी कक्षा से ही इस टॉपिक को तवज्जो दी गई है। बड़ी कक्षाओं की यदि अपन बात करें, छोटी प्राइमरी क्लासेस से और ऊपर पहुंचते हैं, 9th क्लास के अंदर ही पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है। इसके बाद में 12th क्लास के अंदर एटॉमिक फिजिक्स है, उसके अंदर ये पूरा हिस्सा आता है। और यदि प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्यतः इसमें से क्वेश्चन आता है। ये शब्द परमाणु जैसे हम बोलते हैं और जैसा हमको बोध है, लगता है कि एक बहुत ही छोटा सा कण है, लेकिन इसका ज्ञान अपार है। भले ही कण तू छोटा सा, लेकिन तेरा ज्ञान इतना अपार है कि इसलिए इस परमाणु के ज्ञान को प्राप्त करके ही हम परीक्षा को, परमाणु के जो क्वेश्चंस आएंगे उनको फतेह कर सकते हैं। मैंने लगातार आपके ज्ञान को देखने के लिए और आपको मोटिवेट करने के लिए टेलीग्राम पर सतत रूप से मैं क्वेश्चंस डाल रहा हूं और आप भी देख रहे होंगे कि उन क्वेश्चंस की जो श्रृंखला है, प्रश्नों की जो श्रृंखला है, उस श्रृंखला में बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर 30%, अर्थात यदि 100 बच्चे उसका आंसर दे रहे हैं, प्रतिशत बोल रहा हूं, वहां तो हजारों आंसर आ रहे हैं, बट यदि मैं बात करूं कि 100 बच्चे आंसर दे रहे हैं तो 30%, बहुत सारे क्वेश्चनों में तो 20% आंसर ही सही आ रहे हैं। आप सोचिएगा कि कहीं न कहीं पर हमारे ज्ञान के अंदर अपूर्णता है। और उस अपूर्णता का कारण दोस्तों केवल यही है कि हम हर टॉपिक को सहज रूप में लेते हैं, मजाक के रूप में लेते हैं। ये तो कुछ नहीं है टॉपिक, परमाणु में क्या है, परमाणु तो कुछ नहीं है, बेचारा वैसे ही छोटा कण है, उसमें क्या है, कुछ नहीं है इसमें तो। और इसी परमाणु के अंदर इतनी सारी चीजें हैं कि परीक्षा के अंदर जब प्रश्न आते हैं
तो यही परमाणु हमको सोचने के लिए विवश कर देता है। तो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं परमाणु काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाली प्रतियोगी परीक्षा की विशेष तौर पर मैं बात करूं, रीट के विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। और इस परमाणु के अंदर क्या क्या बातें होती है ये सब कुछ हम यहां पर जानेंगे। अतः अंत तक आप सभी मेरे साथ इस वीडियो के अंदर बने रहिएगा। पूर्ण जो पढ़ेगा वही पूर्ण रूप से निखरेगा, ध्यान दीजिएगा। यदि अपूर्ण पढ़ोगे, शॉर्ट पढ़ोगे, तो हमेशा अपूर्ण और शॉर्ट चीज ही मिलेगी, फिर वो चीजें नहीं मिलेगी जिनके सपने हमने लगातार हमारे मस्तिष्क के अंदर बना रखे हैं। इसलिए हमेशा मेहनत करने की नीति पर आगे बढ़ें और लगातार ज्ञान का वर्धन करते रहें। जी हां दोस्तों, परमाणु अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं एटम। और ये जो एटम, ये परमाणु क्या है, इसको जैसे ही इस दुनिया के अंदर अपन बात करें कि ये पूरी की पूरी दुनिया, ब्रह्मांड, ये आपको मकान, बिल्डिंग, मैं, आप, टेबल, कुर्सी, जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, ये दुनिया बनी हुई है किससे? द्रव्य पदार्थों से। और पदार्थ जो है उसका सबसे छोटा सा छोटा कण वो परमाणु। अविभाज्य कण, किसी के आप टुकड़े करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जिसके बाद में कोई कहे गुरुजी अब इसके टुकड़े नहीं हो रहे, हैरान हो गया, टुकड़े करते करते, बस वही क्या है? परमाणु। अविभाज्य कण मतलब सबसे छोटा कण किसी भी चीज का, वो परमाणु है। लोहे का सबसे छोटा कण, लोहे के टुकड़े करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और लोहे का सबसे छोटा कण जिसके बाद में उसके टुकड़े ही नहीं हो, वो लोहे का परमाणु है। तांबे के आप टुकड़े करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जहां उसका टुकड़ा नहीं होता है वो तांबे का परमाणु। तो कहने का तात्पर्य, ये परमाणु एक ऐसा कण है जो सबसे सूक्ष्मतम है, और इस परमाणु से ही ये पूरी की पूरी दुनिया बनी हुई है। और ये जो परमाणु है इससे ही बनते हैं फिर अणु। यहीं से बात आती है तत्व की, यहीं से बात आती है यौगिक की, और यहीं से बात आती है मिश्रण की। परमाणुओं से बनते हैं अणु, और परमाणुओं से निर्माण होता है तत्वों का, तत्वों से फिर बनते हैं यौगिक, और तत्व या यौगिक या दोनों फिर मिलकर बनाते हैं क्या? मिश्रण। तो ये पूरा लिंक टॉपिक है, ये कई पार्ट के अंदर आएगा, और इसको समझने के लिए आपको सतत रूप से सभी जो पार्ट है इसके उसको देखना आवश्यक है। देखिएगा, अच्छा ध्यान दीजिएगा। ये परमाणु वैज्ञानिकों ने परमाणु को समझाया, उससे पहले भी परमाणु का बोध था। और परमाणु का बोध क्या था आपने कभी पढ़ा भी होगा या सुना भी होगा। बहुत सारे दार्शनिक जो थे, फिलोसफर्स जो थे, उन्होंने परमाणु के बारे में बताया। और दार्शनिक की यदि अपन बात करें, यहां पर मैं समझा रहा हूं, पूरा लिख नहीं पाऊंगा, तो डिटेल के अंदर आप टेलीग्राम चैनल पे लिंक होइएगा, वहां पर मैं इसके पीडीएफ फॉर्म के अंदर इसके नोट्स डाल दूंगा। जितना भी मैं बोल रहा हूं सब कुछ वहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि बोर्ड पर पूरा लिखने में बहुत बड़ी परेशानियां आती है। ये जो परमाणु है इसको समझाने के लिए दार्शनिक आए, और दार्शनिक वैज्ञानिकों में सबसे प्रथम नाम आता है, ये परमाणु को जिसने ढंग से एक्सप्लेन किया, नाम था कणाद। तो कणाद जो था, कणाद ऋषि भी बोलते हैं, दार्शनिक था एक कणाद, उन्होंने सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया। और इन्होंने एक कणाद द्वारा रचित वैशेषिक दर्शन, इनके द्वारा रचित थी ये वैशेषिक दर्शन, इसमें परमाणु सिद्धांत का बहुत अच्छा उल्लेख किया हुआ है। यदि अपन पुरानी बात करें तो यहां पर परमाणु के बारे में वहां पर कणाद ने सबसे पहले बताया। और वैशेषिक दर्शन में कणाद ने कहा कि जो पूरी की पूरी दुनिया है, ये पूरी की पूरी दुनिया कहें या यूं कहिएगा कि कोई भी जो पदार्थ है, द्रव्य है, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। तो कणाद ने इन छोटे से छोटा जो कण होता है जिससे कोई भी चीज बनी हुई, कोई भी पदार्थ बना हुआ है, कोई भी पदार्थ जिससे बना हुआ है, उस छोटे से छोटे जो भाग है उसको नाम दिया कण, और उसी कण को फिर आगे कहा गया परमाणु। ये कहा कि दुनिया जिससे मिलकर बनी हुई है, वो सबसे छोटी जो चीज है जिससे मिलकर बनी हुई है, कोई भी दुनिया के अंदर कोई भी चीज, वो क्या है? कण। तो नाम कणाद से क्या पड़ा? कण। और इसके कणाद द्वारा रचित है ये वैशेषिक दर्शन, इसमें उल्लेख है परमाणु सिद्धांत का, अच्छा से उल्लेख किया हुआ है। उसके बाद में आगे यदि अपन बात करें तो वहां पर एक और दार्शनिक आया, उसका नाम था पगुदा कात्यायान। पगुदा नाम है इसका, पगुदा कात्यायान।
ये सब कुछ आपके बुक्स के अंदर उल्लेखित भी है, यदि आप देखोगे तो सब कुछ किताबों के अंदर है ही। तो पगुदा कात्यायाम, अब चूंकि पेपर सेटर की इच्छा है, वहां तो एटम परमाणु यदि दिया हुआ है तो वो तो परमाणु के बारे में कुछ भी पूछ सकता है। वैज्ञानिक परमाणु को समझाने के लिए आए, लेकिन उससे पहले ये दार्शनिक जो आए उन्होंने परमाणु को किस प्रकार से गति दी, लय में लेके आए। उसके बाद में फिर और आगे बढ़ेंगे तो वहां पर आपके वे जो वैज्ञानिक आएंगे, उनमें वैज्ञानिकों की बात करें तो डॉल्टन आएंगे, थॉमसन आएंगे, रदरफोर्ड आएंगे, नील्स बोर आएगा, सोमरफील्ड आएगा। ये वैज्ञानिकों के सिद्धांत आएंगे फिर आगे, जिन्होंने लगातार इस परमाणु एटॉमिक फिजिक्स जो है उसको गति दी और उसको समझाया। लेकिन उससे पहले यहां पर किस प्रकार से आगे बढ़ता है, तो मैंने बताया था सबसे पहले कणाद द्वारा रचित वैशेषिक दर्शन में कण का शब्द का उल्लेख मिलता है, और कणाद ने बताया कि दुनिया के अंदर प्रत्येक पदार्थ या द्रव्य बोल रहा हूं, द्रव्य या पदार्थ छोटे छोटे जिस चीजों से बना हुआ है वो कण है, जिसको आगे चल के परमाणु कहा गया। एक दूसरा दार्शनिक था जिसका नाम था पगुदा कात्यायाम। ये कहता है कि ये कण कभी भी अलोन नहीं होते, अकेले नहीं होते, समूह में पाए जाते हैं। अर्थात इन्होंने जो बात बताई कि ये जो कण है, ये कण समूह में पाए जाते हैं, ग्रुप में पाए जाते हैं। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे कि दुनिया में सबसे छोटी इकाई किसी भी पदार्थ या द्रव्य की, जानते हैं मैं एक शब्द बोल रहा हूं, बार बार मैं यहां पर बोल रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि कई जो है इस शब्द से भी पदार्थ और पदार्थ का ही पर्यायवाची द्रव्य है, अंग्रेजी में इसको अपन मैटर बोलते हैं। द्रव नहीं बोल रहा, द्रव तो लिक्विड है, ये द्रव्य है मैटर, इसको पदार्थ सब्सटेंस, लेकिन पर्यायवाची अर्थात दोनों एक ही होते हैं। तो यहां से अपन आगे पढ़ेंगे कि सबसे छोटा जो पदार्थ द्रव्य की इकाई है परमाणु है, लेकिन परमाणु स्वतंत्र नहीं होता, वो मिलके बना देता है अणु। ठीक उसी प्रकार से यहां पर कणाद ने कहा कि सबसे छोटी इकाई किसी भी पदार्थ द्रव्य की कण है, लेकिन ये कण अकेले नहीं होते, जैसे परमाणु अकेले नहीं होते, परमाणु हमेशा तुरंत मिलके क्या बना देते हैं, अणु। O नहीं मिलेगा, वो मिलेगा O2 है, तुरंत अणु बन जाता है। तो उसी प्रकार से यहां पर कणाद ने बताई थी कण की बात, और पगुदा कात्यायन ने कहा कि ये कण हमेशा किस में पाए जाते हैं, कण समूह में पाए जाते हैं। ऐसी बात बताई थी किसने, पगुदा कात्यायन ने। क्लियर? अच्छा, इसके बाद में यदि अपन आगे बात करें, और आगे यहां पर अपन बात करें तो यदि परमाणु की और अपन बात करें तो ऐसा कहा जाता है शास्त्रों के अंदर, और अपन परमाणु के बारे में सोचें तो 8 परमाणु जो होते हैं वो एक रजकण के बराबर होते हैं। रजकण क्या होता है, रजकण का उल्लेख किया हुआ है, ये भी आपके बोर्ड की किताब में उल्लेखित है कि जब रथ चलता था तो रथ के पहिया जब चलता था, पहिया घूमता था, तो जो धूल उड़ती थी, तो वो जो धूल का छोटा कण है, धूल उड़ती थी उसका सबसे छोटा कण है, उसको बोलते हैं रजकण। रथ के पहिए के जमीन पर चलने पर उड़ने वाली धूल का कण रजकण। और एक रजकण में कितने परमाणु होते हैं, 8 परमाणु होते हैं। एक रजकण जो होते हैं ये किसके बराबर होते हैं, 8 परमाणु के बराबर होते हैं। और 8 रजकण यदि बात करें तो ये होता है एक लिक्षा के बराबर। लिक्षा, ये रिक्शा नहीं है, कहीं कहें गुरुजी रिक्शा, ये रिक्शा नहीं है, लिक्षा। अब लिक्षा क्या है, लिक्षा क्या होता है, जो जुआ हो गया ना, जुआ पहले तो बहुत पड़ती थी ये जुआ, अब तो शैम्पू एम्पूरी आ गई। हमारे टाइम पे तो ये जुआओं का ही फफूंद रहती थी, स्कूलों में आए दिन जुआ ही जुआ पड़ती थी, जुआ निकलवाते फिर जुआ पड़ जाए। तो उस टाइम पे जुआओं का बड़ा खेल चलता था, क्योंकि इतने ज़्यादा शैम्पू, इतनी दवाइयाँ या मेडिसिन नहीं थी। आजकल तो ऑयल भी इतने बढ़िया आते हैं लगाने के सिर में कि कोई जुआ हुआ नहीं है, साफ सफाई भी बहुत प्रॉपर रहती है। ये लिक्षा क्या होती है, ये जुआ का अंडा होता है, जू का अंडा, लीक सी होती है, लीक है जू का अंडा। तो जू का जो अंडा होता है उसको बोलते हैं लिक्षा, जू का अंडा। जुआ होती है जू का अंडा जो होता है उसका नाम होता है क्या, लिक्षा। तो परमाणु आप सोचो कितना छोटा होगा, एक धूल के कण में, एक रजकण में 8 परमाणु है, और धूल का भी अति सूक्ष्म कण, और 8 रजकण होता है एक लिक्षा के बराबर। तो ये सबसे पहले यहां पर दार्शनिकों ने परमाणु के बारे में बताया। एक बार आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, डिटेल के अंदर आपको वहां पर सब कुछ मिल जाएगा। और याद रखना दोस्तों, ये परमाणु की जो संरचना और उसके मूल कणों का विकास, ये विज्ञान में एक अभूतपूर्व सफलता थी, क्योंकि इसी से पूरी विज्ञान जो है ये डेवलप हुई थी। तो बहुत बड़ी सफलता थी ये। 19 अक्टूबर 1946 को 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 1946 को
अच्छा, तो यहां पर तो ये यहां पर बात सबसे पहले कणाद ऋषि के द्वारा बताई गई कण, और इसी कण को फिर आगे चल के नाम दिया था किसका? परमाणु कहा गया। आगे चल के इस कण को परमाणु कहा गया। अविभाज्य कण, ये कण जो है ये किसी भी चीज का कैसा कण है? अविभाज्य, जिसको विभाजित नहीं कर सकते वो कहलाता है अविभाज्य कण। अविभाज्य कण सबसे छोटा कण, अविभाजित, अविभाज्य होता है। अविभाज्य का मतलब जिसको अपन आगे विभाजित नहीं कर सकते, ऐसा कण होता है। अच्छा, आगे देखिएगा आप आगे की बात। तो यहां पर आपको ये परमाणु के बारे में दार्शनिकों की ये जो थ्योरी आई उसके बारे में अपन बोध कर रहे हैं, तो याद हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। सिंपल सी चीजें होती है, दिमाग को यदि थोड़ा सा यदि अपन इजी और अनुशासित रूप में यदि रखें तो एक बार में ये चीज याद हो जाती है। वो तो बाद में केवल उसका देखने का जरिया होता है कि उसके बाद में कहीं कोई आवश्यकता नहीं होती कि भाई क्या होता है। ये पता चला कि यार कणाद है, पगुदा कात्यायाम आया, उसके बाद में रजकण में कितने परमाणु होते हैं? 8 रजकण एक लिक्षा के बराबर होता है। तो ये आपको यहाँ तक पता हुआ, और आगे देखो देखते चलो सब कुछ याद हो जाएगा साथ के साथ। कोई भी चीज़ ऐसी कठिन नहीं है जिसमें कि कोई बड़ी दिक्कत है। अच्छा, उसके बाद में आगे यदि अपन बात करें तो उसी टाइम पर जब ये पगुदा कात्यायन आया था तो उसी समय की बात है, वहां पर 2 दार्शनिक और आगे, डेमोक्रिट्स, 2 दार्शनिक और आए, डेमोक्रिट्स। एक दार्शनिक का नाम था डेमोक्रिट्स और दूसरा जो दार्शनिक था उसका नाम था लियूसिपस। लियूसिपस, लियूसिपस। अब परीक्षा में क्वेश्चन पढ़ जाते हैं, नाम ही अपन पहली बार सुनते हैं कई बच्चे, तो यार ये कहां से आ गए? अरे ये इसलिए आ गए क्योंकि डिटेल में अपन ने पढ़ा ही नहीं। तो जब पगुदा कात्यायन में आया था तो उसी समय पर 2 दार्शनिक आए थे, डेमोक्रिट्स और लियूसिपस। इन्होंने भी यही कहा था कि किसी भी पदार्थ या द्रव्य, किसी भी पदार्थ जिसको अपन द्रव्य बोलते हैं, उसको जब अपन तोड़ते हैं तो उसके अंदर भी सबसे छोटी जो इकाई होती है, उसकी सूक्ष्मतम जो इकाई है, उसकी जो सूक्ष्मतम इकाई है, वो सूक्ष्मतम इकाई, उसको नाम दिया था परमाणु, अर्थात वो सूक्ष्मतम इकाई परमाणु या कण, जिसको कणाद ऋषि ने कण बोला। और ये जो सूक्ष्मतम इकाई है ये कण या परमाणु कहलाती है। तो याद रखना यहां पर ये ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिट्स और लियूसिपस ने सुझाव दिया कि हम यदि किसी भी द्रव्य या पदार्थ को विभाजित करते हैं तो एक ऐसी स्थिति आती है जिसके बाद में उसको विभाजित नहीं किया जा सकता और उसको अपन कण या परमाणु कहते हैं। ये बात भी बताई थी किसने? डेमोक्रिट्स और लियूसिपस ने। इसके बाद में यदि अपन और आगे बढ़े तो एटम जो है एक ग्रीक भाषा एटोमिया से बना हुआ है। देखो परमाणु को अंग्रेजी में बोलते हैं अपन एटम, और एक ग्रीक भाषा एटोमियो से बना हुआ है। तो एटम, क्वेश्चन आता है एटम किससे बना हुआ है? ग्रीक भाषा, क्योंकि दार्शनिकों ने बताया था ग्रीकवासी वहां पर ज्यादा थे। एटम ग्रीक भाषा एटोमियो, एटोमियो से बना हुआ है, से बना हुआ है, बना हुआ है, जिसका तात्पर्य है, जिसका क्या तात्पर्य है? न काटे जाने योग्य, न काटे जाने वाला, न काटे जाने योग्य, जिसको अपन काट नहीं सकते। मतलब किसी को आप काट रहे हो, काट रहे टुकड़े करते जा रहे हो, काटने मतलब टुकड़े करना है, काट रहे हो टुकड़े कर रहे हो, कि टमाटर को काट दे टुकड़े, तो जिसको अपन काटते जा रहे हैं लेकिन जिसके बाद वो कटे ही नहीं, मतलब टुकड़े ही नहीं हो उसके, उसी का नाम एटम है। तो एटम ग्रीक भाषा एटोमियो से बना हुआ, जिसका तात्पर्य न काटे जाने योग्य, अर्थात जो क्या होता है? अविभाज्य होता है, अविभाज्य जो होता है। तो एटोमिया का तात्पर्य होता है न काटे जाने योग्य या अविभाज्य। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से जिससे याद रह जाए। अच्छा, अब इन दार्शनिक विचारों के पश्चात आगे जो बात करते हैं तो एंटोनियो एल लेवोसियर और जोसेफ एल प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के कुछ नियम दिए। तो आगे देखो, आगे की जो बात है मैं बता रहा हूं, राइट ऑफ कर रहा हूं मैं। ये थोड़ा सा इससे
अच्छा, तो यहां पर अब कणाद की बात हो गई, पगुदा कात्यायन की बात हो गई, और डेमोक्रिटस और लियोसिपस ने भी एक तरह से बात वही कही थी जो कणाद ने बोला था, वही बात कही थी। सबसे छोटी जो इकाई होती है वो कण या परमाणु होता है। और जो एटम शब्द है ये एटोमियो से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है न काटे जाने योग्य। एटोमियो से बना एटम, याद रहेगा, एटम का अर्थ होता है एटोमियो। ठीक है, अच्छा आगे देखो आप, अगली बात जो है दार्शनिक विचारों के पश्चात वैज्ञानिक एंटोनी। तो दार्शनिक जो विचार आए, दार्शनिक विचार थे, उसके बाद में यहां वैज्ञानिकों की श्रृंखला शुरू होती है जो आपके एटम्स को समझाते हैं। तो यहां पर बात मैं लिख रहा हूं, दार्शनिक विचारों के पश्चात, दार्शनिक विचारों के पश्चात वैज्ञानिक एंटोनी एल लेवोसियर एवं जोजफ, हिंदी में लिख दूं, जोजफ एल प्राउस्ट, एल को तो एल लिख देता हूं मैं, प्राउस्ट। लिवोजियर बोलते हैं कहीं इसको, लिवोजियर है, लिवोजियर उच्चारण का फर्क है, इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में लिखा है, इसको हिंदी में लिखा है। और दोनों में एल एल है, क्योंकि दोनों ने साथ में नियम दिए होंगे, तो दोनों में एल, तेरे बीच में भी एल, मेरे बीच में भी एल, दोनों बीच में एल ले, तू भी एल मैं भी एल है। तो एंटोनी एल लेवोसियर और जोसेफ एल प्राउस्ट, ये दोनों जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने आगे रासायनिक संयोजन के कुछ नियम दिए। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, दार्शनिक विचारों के पश्चात वैज्ञानिक एंटोनी एल लेवोसियर और जोसेफ एल प्राउस्ट ने रासायनिक संयोजन के वैज्ञानिक, दार्शनिक विचारों के पश्चात वैज्ञानिक ये एवं ये ने, ये दो वैज्ञानिक थे, ध्यान रखना। ने, ये क्वेश्चन आता है, रासायनिक संयोजन के नियम किसके द्वारा दिए गए? रासायनिक संयोजन के दो नियम दिए, दो नियम दिए। अब नियम दिए होंगे तो इसका मतलब क्या किया होगा इन्होंने, नियम कैसे दे दें? अब कोई कहे कि नियम दे दो कोई, तो नियम देने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? अरे पहले कुछ काम करना पड़ेगा, प्रयोग करने पड़ेंगे। तो प्रयोगों के आधार पर, तो प्रयोगों के आधार पर ये नियम किसके आधार पर दिए जाते हैं? हमेशा याद रखो दोस्तों, प्रयोगों के आधार पर। तो याद रखना, प्रयोगों के आधार पर रासायनिक संयोजन के दो नियम दिए, और दो नियम कौन ने दिए? एंटोनी एल लेवोसियर और जोसेफ एल प्राउस्ट ने। अभी देखो परमाणु को समझाने के लिए फिर क्या बात आई। और जब नियम दिए तो इन दोनों नियमों को अभी अपन पढ़ रहे हैं। इसके पश्चात इन नियमों की पहली बार जिसने व्याख्या करी उसका नाम डाल्टन था, जो इंग्लैंड का रहने वाला था, अंग्रेज रसायनज्ञ था ये डाल्टन, जिसका जुलाहा परिवार के अंदर इसका जन्म हुआ था। तो वहां पर डाल्टन आता है। तो अपन बोलते हैं परमाणु में पढ़ते हैं सबसे पहले डाल्टन, फिर तुरंत पढ़ लेते हैं थॉमसन, फिर पढ़ लेते हैं रदरफोर्ड। तो डाल्टन उसके बाद में आया कि जब ये दो नियम आए तो इनकी युक्ति संगत या तर्क संगत व्याख्या करी थी किसने? डाल्टन ने। तो पहले यहां तक तो पहुंचे, तब जाके फिर डाल्टन आएगा। और इसलिए सब कुछ बुक्स के अंदर दिया हुआ है, और क्वेश्चन तो वो यहीं से उठा लेता है पहले ही, और अपन आगे ढूंढते रहते हैं, यार आ कहां से गया, आ कहां से गया, भाई पढ़ाई नहीं तूने, आ कहां से गया, क्या होता है? तो रासायनिक संयोजन के दो नियम दिए, तो आप उसको उतार लीजिएगा, फिर अगले उसमें मैं लिखूं, नियम यहां पर आएंगे नहीं, दो नियम दिए। तो दार्शनिक विचारों के पश्चात वैज्ञानिक एंटोनी एल लेवोसियर एवं जोसेफ एल प्राउस्ट ने रासायनिक संयोजन के दो नियम दिए प्रयोगों के आधार पर। पहला नियम राइट ऑफ कर रहा हूं मैं। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण नियम। तो नियम नंबर पहला, द्रव्यमान संरक्षण नियम। तो नियम नंबर दो नियम कौन कौन से दिए? तो यह भी आ जाता है रासायनिक संयोजन के नियम। एंटोनी एल लेवोसियर एवं जोसेफ एल प्राउस्ट के कौन कौन से हैं नियमों के नाम? तो नियमों के नाम क्या है? नंबर 1 बोलो आप, द्रव्यमान संरक्षण नियम। और यही बच्चों ध्यान देना, वीडियो जो होता है उसके अंदर यही फर्क होता है, 2-2, 4-4 मिनट के वीडियो के अंदर राजी होता है मन, लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा, ईमानदारी तो यह है। और उसके बाद में कंपटीशन देते रहते हैं, परीक्षा देते रहते हैं, अंत तक कुछ नहीं मिलता है। और यदि आप डिटेल के अंदर एक बार ढंग से पढ़ लेते हो तो एक ही परीक्षा में सब कुछ मिल जाता है। इसलिए विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा कि आपका मन थोड़ी देर के लिए राजी होना है या मन को एक बार के लिए दृढ़ संकल्पित रख के जिंदगी भर राजी होना है।
फैसला सब आपके खुद के ऊपर है। इसलिए मैं कहता हूं चीजों को ढंग से पढ़ें। अब आपने एक बार ये ढंग से पढ़ लिया तो पता रहेगा यार कणाद ने बताया था, पगुदा कात्यायन ने बताया था। अब कई ने जब ये पढ़ा ही नहीं तो उसको क्या पता होगा पगुदा कात्यायन क्या है। कि भाई पगुदा कात्यायन ने जो कणाद की बात कही थी कि जो कण है कि दुनिया में प्रत्येक पदार्थ या द्रव्य जो होता है कणों से मिलकर बना हुआ है, ये कण समूह में पाए जाते हैं। इस बात को किसने बताई थी? पगुदा कात्यायन ने। तो ये पढ़ा है तो पता चल गया। उसके बाद में यदि अपन बात करें कि डेमोक्रिटस और लियोसिपस ने क्या बताया था कि उसने भी, इन दोनों वैज्ञानिकों ने भी जो कणाद की बात थी कि कोई भी द्रव्य पदार्थ है उसका सबसे छोटी जो इकाई होती है वो कण होती है, जिसको परमाणु कहा था। अर्थात उन्होंने भी कणाद की बात कोई बताई थी, तो नाम पता चल गया। उसके बाद में यहां पर आ जाता है कि रासायनिक संयोजन के नियम किस किस के द्वारा दिए गए और एक नियमों के क्या क्या नाम है। तो यहां पर अपन को पता होना चाहिए कि एंटोनी एल लेवोसियर और दूसरा वैज्ञानिक जोसेफ एल प्राउस्ट ने रासायनिक संयोजन के नियम दिए और नियमों के नाम है द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है कि किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में, अभिक्रिया में द्रव्यमान को, नियम ऐसे दिए थे शुरू में कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, अर्थात द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है, न ही इसको नष्ट किया जा सकता है। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, मैं लिख देता हूं एक बार के लिए, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, मुख्य पॉइंट तो अपन बोर्ड पर लिख भी सकते हैं, एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन का मतलब होता है उत्पन्न करना, न तो सृजन किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये रासायनिक संयोजन का पहला नियम था, द्रव्यमान संरक्षण नियम, कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है, न ही उसका विनाश या उसको नष्ट किया जा सकता है। दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या है अपने अगले वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा। अभी तो चूंकि परमाणु और डाल्टन आज अपन पढ़ रहे हैं, परमाणु और डाल्टन इसको समझ रहे हैं, लेकिन अगले वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे अणु क्या होती है, परमाणुता क्या होती है, तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, मिश्रण क्या होते हैं। कभी कंफ्यूजन नहीं खत्म, हमेशा कंफ्यूजन नहीं खत्म। अगला वीडियो में इसी संबंधित बनाऊंगा कि अणु क्या है, फिर परमाणु नहीं परमाणुकता क्या है, क्वेश्चन खूब आए हैं परीक्षाओं में। फिर उसके बाद में तत्व क्या है और तत्व परमाणु से बनते हैं, फिर तत्वों से बनते हैं क्या, यौगिक, और तत्व या यौगिक या दोनों ही मिलकर बनाते हैं मिश्रण, और उससे फिर पूरी दुनिया में ये तीन ही चीज होती है, और तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो ये पूरा डिटेल के अंदर यहां पर अपन ले रहे हैं। स्थिर अनुपात का नियम, कि दूसरा रासायनिक संयोजन का नियम था स्थिर अनुपात का नियम। और स्थिर अनुपात का नियम यही कहता है कि जब भी किसी यौगिक का निर्माण होता है तो उसमें जो तत्व भाग लेते हैं उनका अनुपात हमेशा निश्चित होता है। जैसे H2O वाटर, जल क्या है, एक यौगिक है, कंपाउंड है, और इसमें हमेशा जल के अंदर एक ऑक्सीजन होगा और दो क्या होंगे, हाइड्रोजन। और जो भी यहां पर तत्व एलिमेंट भाग ले रहे हैं, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, जब भी ये एलिमेंट भाग लेंगे तो इनके द्रव्यमानों का अनुपात निश्चित होगा, जो भी मैं यहां पर समझाऊंगा। यह कहलाता है स्थिर अनुपात का नियम। तो एक बार तो इसको लिखने कि किसी भी यौगिक, ये नियम ये दिया गया था क्योंकि याद रखना कि परमाणु की गुत्थी लगातार वैज्ञानिकों के जहन में तो थी, लेकिन जब बात और आगे बढ़ गई, क्योंकि दुनिया तो बन चुकी थी, तो जब दुनिया बन चुकी थी तो तत्व यौगिक की बात भी आ गई, तब उन्होंने में जो फर्क, तत्व और यौगिकों में जो फर्क है, वहां फिर परमाणु के बारे में और सोचने के लिए वैज्ञानिकों को विवश होना पड़ा। तो ये नियम आ गए और फिर उसके बाद में ये गुत्थियों को सुलझाने के लिए फिर और आगे परमाणु के बारे में लगातार इन्वेस्टिगेशन चले और फिर डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड इस प्रकार से आगे आते गए। तो स्थिर अनुपात का जो नियम है, ये नियम क्या कहता है, मैं लिख रहा हूं यहां पर, कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। अपन जानते हैं कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है, वैसे मैंने एक वीडियो शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ का डाल रखा है, यदि आपने देखा हो। शुद्ध पदार्थ दो होते हैं, तत्व और यौगिक।
और अशुद्ध पदार्थ होते हैं केवल मिश्रण। उसके अंदर मैंने पार्शियली छोटे रूप में समझा दिया, डिटेल के अंदर मैं अगले वीडियो के अंदर पूरा इसको लूंगा। तो यहां पर यौगिक, कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। पहली बात तो ये इसने कही थी स्थिर अनुपात के नियम में। और यहां पर आगे जो बात कही थी वो भी मैं यहीं पर लिख देता हूं कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। किसी भी यौगिक में तत्व का द्रव्यमान, तत्वों का द्रव्यमान का अनुपात निश्चित होता है। तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात, तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात निश्चित होता है, इसलिए बोलते हैं स्थिर अनुपात का निश्चित होता है, मतलब फिक्स है उनके द्रव्यमानों का अनुपात। जैसे यहां पर जल एक यौगिक है तो उसमें हाइड्रोजन का कितना द्रव्यमान, ऑक्सीजन का कितना द्रव्यमान, इनका अनुपात निश्चित होगा। अभी मैं समझा रहा हूं। तो यहां पर आप एक बार पहले इसको उतार लीजिएगा। तो यहां पर मैंने बोला कि कोई भी यौगिक 2 या 2 से तत्वों से निर्मित होता है और किसी भी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात निश्चित होता है। तो यौगिक में जो भी तत्व लेते हैं उनके द्रव्यमानों का अनुपात निश्चित होता है, मतलब तत्व सदैव निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। याद रखें कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। अच्छा, तो ये आपके दोनों के दोनों कहलाते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। मिटा रहा हूं मैं इसको, आगे देखिएगा। अब यहां पर इसको मैं समझाऊंगा कैसे। जैसे आप देखिएगा H2O जल एक यौगिक है। अब यहां पर अनुपात बता रहा हूं, द्रव्यमानों का अनुपात। देखो ऑक्सीजन का क्या होता है 8O16, हाइड्रोजन का क्या होता है 1H1, ये हाइड्रोजन का सिंबल है 1H1, ठीक है। अब बताओ इसकी द्रव्यमान संख्या 16, इसकी द्रव्यमान संख्या 8, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूं। यहां से कर देता हूं, इधर जगह नहीं 2 से गुणा कर। तो इधर तो द्रव्यमान 16 ही अकेला ऑक्सीजन है, द्रव्यमान की बात करें 16, इधर द्रव्यमान 2 से गुणा कर लो क्योंकि 2 है, एक हाइड्रोजन का होता है 1H1, तो 2 का कितना हो गया 2 से गुणा कर दिया, 2 गुणा 1 2। और बताओ अनुपात काटोगे तो बोलो 1:8। मतलब पानी चाहे कहीं से भी लो, पानी का स्रोत कहीं से भी हो, कहीं से भी पानी लेके आओ, यदि वो पानी है कहीं से भी लेके आए और पानी है, तो पानी में हमेशा आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होगा 1:8। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होगा 1:8। मतलब ये हुआ कि आप इसको यह समझ लीजिएगा कि 9 ग्राम जल, ग्राम में जी आता है ध्यान रखना, 9 ग्राम जल को यदि अपन अपघटित करें तो उसमें बताओ क्या होगा 1 ग्राम तो कौन होगा हाइड्रोजन, 1:8 हो गया। और यहां पर बताओ 8 ग्राम कौन होगा ऑक्सीजन पाया जाएगा। तो ये आप यूं समझिए 1:8 में। तो मैंने यहां पर बताया था कि जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा, बोलो 1:8 होता है, चाहे जल का कहीं से भी कोई भी स्रोत हो। जैसे 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो बताओ 1 ग्राम क्या होगा हाइड्रोजन और 8 ग्राम क्या होगी ऑक्सीजन प्राप्त होगी। क्लियर। अच्छा, तो ये आपके द्रव्यमानों का अनुपात फिक्स हो गया कि भाई जल का जब भी यौगिक बनेगा, जल का जब कोई कंपाउंड बनेगा तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा, तो होगा 1:8 का रेशो होगा। जैसे अब आप बताइए अमोनिया की यदि अपन बात करें, NH3 अमोनिया, NH3 की बात करें तो बताओ कैसे कितने द्रव्यमानों का अनुपात होगा, बोलो। नाइट्रोजन का बोलो फॉर्मूला क्या होता है 7N14, सही है। हाइड्रोजन का बोलो, एक का बोलो पहले 1H1, कितने हाइड्रोजन है 3, तो 3 से गुणा कर दिया, ऊपर कर दो गुणा, ये गुणा 3 कर दूं मैं, सही है 3 है तो इसलिए 3। अब बताओ द्रव्यमानों का अनुपात की बात करें तो बताइए द्रव्यमानों का अनुपात बोलो भाई, द्रव्यमानों का अनुपात बोलो कितना हुआ है, तो अपन निकाल लेंगे द्रव्यमानों का अनुपात। और द्रव्यमानों का अनुपात कैसे निकलेगा, यहां पर बोलो द्रव्यमान कितनी 14 और यहां पर 3 गुणा 1 कितना 3, तो बताओ कितना होगा 14:1। अर्थात अमोनिया के निर्माण में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात यहां लिख दूं मैं, अमोनिया के निर्माण में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होगा, बोलो 14:3 के द्रव्यमानों का अनुपात। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात के द्रव्यमानों का शॉर्ट में लिख दिया बीच में अनुपात 14:3 होता है। यह आपके कहलाता है स्थिर अनुपात का नियम। हाँ भाई क्लियर। तो ये आपके
रासायनिक संयोजन के नियम दिए गए थे, द्रव्यमान संरक्षण नियम, स्थिर अनुपात का नियम। उसके बाद में वैज्ञानिकों की जो समस्या थी वो थी कि इन नियमों की व्याख्या की जाए। क्लियर? तो ये जो दो नियम दिए गए थे, तो वैज्ञानिकों की जो समस्या थी आगे वो थी कि इन दोनों नियमों की क्या की जाए, व्याख्या। तो बताओ, रासायनिक संयोजन के जो दो नियम थे, द्रव्यमान संरक्षण नियम और एक नियम क्या था, स्थिर अनुपात का नियम। तो इन दोनों के दोनों जो नियम थे, इन नियमों की व्याख्या, इन नियमों को ढंग से समझाएं, इन नियमों की व्याख्या, ये वैज्ञानिकों के सामने एक चुनौती थी। ये अगला एक प्रश्न था कि नियमों की व्याख्या की जाए। और वहां पर बात आती है किसकी, डाल्टन की। डाल्टन, ये जो डाल्टन था, ये जो डाल्टन है, आपने नाम सुना होगा, परमाणु में नाम आता है जॉन डाल्टन, जो इसको बोलते हैं जॉन डाल्टन। ये अंग्रेज वैज्ञानिक था, ये इंग्लैंड का रहने वाला था। स्पेशली अपन पूरा ही बोले थे इंग्लैंड का, जैसे न्यूटन इंग्लैंड का रहने वाला था, तो ये अंग्रेज वैज्ञानिक था, इंग्लैंड का रहने वाला था। कौन? जॉन डाल्टन। और ये जो जॉन डाल्टन था, इंग्लैंड का रहने वाला था, देखो इतना प्रतिभाशाली थे कि इन्होंने 12 साल में, गरीब परिवार में जन्म हुआ था, गरीब थे खुद। अब गरीब है तो कई बार मजबूरियां जो है ये सब कुछ करवाती है। यूं समझिएगा कि गरीब परिवार है, जुल्हा परिवार के अंदर जन्म हुआ था इनका, गरीब थे ये। और इन्होंने क्या है कि फिर अपने परिवार का पालन पोषण में मदद करने के लिए इन्होंने क्या है, टीचिंग, पढ़ाना शुरू कर दिया इन्होंने। और पढ़ाना शुरू कर दिया 12 साल की उम्र में। 12 साल में तो इन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। और इतना टैलेंट था कि जब ये पढ़ाना शुरू करा ना स्कूल के अंदर, तो ये उसके 7 साल बाद में, 7 साल बाद में तो ये प्रिंसिपल बन गई। बोलो, 7 साल बाद में तो क्या बन गए ये, प्रिंसिपल। कौन? जॉन डाल्टन। और उसके बाद में अपने शोध, जो इनका रिसर्च था, जो इसके थीम थी दिमाग में कुछ करना है, उस शोध को आगे बढ़ा के 1808 में इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया। परमाणु के बारे में पहला वैज्ञानिक जिन्होंने एक सिद्धांत दिया। और यही वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इससे पहले जो दो नियम दिए थे, अर्थात रासायनिक संयोजन के दोनों नियमों की तर्क संगत व्याख्या करी थी। तो रासायनिक संयोजन के नियमों की, लिख दूं मैं, रासायनिक संयोजन के नियमों की तर्क संगत व्याख्या की। तर्क संगत व्याख्या की 1808 में जॉन डाल्टन के द्वारा। अच्छा, अब ये इन्होंने क्या बात बताई उसके बारे में मैं बताऊं आपको। अच्छा देखो आप इसमें भी कि डाल्टन ने क्या क्या मुख्य बातें बताई। तो डाल्टन ने पहली बात तो ये, जो ग्रीक दार्शनिकों ने जो शुरू में कही थी कि किसी भी पदार्थ या द्रव्य की जो सूक्ष्मतम इकाई परमाणु है, इन्होंने भी उसको कहा कि जो भी दुनिया के अंदर किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है वो परमाणु, तो इन्होंने भी उसको परमाणु नाम ही दिया। दूसरा, इसके नियम जो है, इन्होंने रासायनिक संयोजन जो है उसके नियमों को समझाया था और इसके नियम उस पर पूरी तरह से बेस थे, उसी को एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर मैं मुख्य बातें इसकी डाल्टन की लिख देता हूँ कि डाल्टन ने क्या क्या बात बताई। तो पहली बात, ग्रीक दार्शनिकों के समान डाल्टन की मुख्य बातें, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की मुख्य बातें, के परमाणु सिद्धांत की मुख्य बातें मैं यहां पर लिख देता हूं। ग्रीक दार्शनिकों की तरह पदार्थ का अविभाज्य कण, किसी भी चीज के टुकड़े करते जाओ, अविभाज्य कण सूक्ष्मतम जैसे कम नहीं है। अविभाज्य कण या सूक्ष्मतम कण, जिसका नाम परमाणु बोला, इसने भी नाम बोला क्या, परमाणु। तो पहली बात तो यहां पर डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की यदि अपन बात करें तो उसमें मुख्य बात आती है कि इसने भी, जॉन डाल्टन ने भी
ग्रीक दार्शनिकों की तरह पदार्थ का जो अविभाज्य कण सूक्ष्मतम कण है उसका नाम इन्होंने भी परमाणु दिया। अच्छा, डाल्टन का ये सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। इनका सिद्धांत रासायनिक संयोजन के जो नियम थे, रासायनिक संयोजन के सिद्धांत पर आधारित था। तो अगली बात, इनका जो सिद्धांत था रासायनिक संयोजन के नियमों पर रासायनिक संयोजन के नियम बोल दो, सिद्धांत बोल दो, नियम बोला, नियम बोल दो, रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। अच्छा, तो रासायनिक संयोजन के जो नियम थे उन पर आधारित था और इन्होंने ही जो दोनों नियम दिए थे रासायनिक संयोजन के, द्रव्यमान संरक्षण नियम और निश्चित अनुपात के नियम की तर्कसंगत व्याख्या की। तो ये भी क्वेश्चन यहां पर आता है। तो डाल्टन सिद्धांत से, या शॉर्ट में लिख दूं, इनके सिद्धांत से द्रव्यमान संरक्षण नियम एवं स्थिर अनुपात नियम आधारित भी थे और उसी पर आधारित जब इन्होंने शोध किया तो इनकी व्याख्या भी कर दी। तो इनके सिद्धांत से द्रव्यमान संरक्षण नियम एवं स्थिर अनुपात नियम की तर्कसंगत व्याख्या हुई। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की मुख्य बातें, ग्रीक दार्शनिकों की तरह इन्होंने भी पदार्थ या द्रव्य का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को परमाणु नाम ही दिया। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था और इसके सिद्धांत से द्रव्यमान संरक्षण और स्थिर अनुपात नियम की तर्कसंगत व्याख्या हुई। अच्छा, आगे देखो आप, अगली बात थोड़ा जल्दी देखें। तो डाल्टन के अनुसार सभी जो पदार्थ हैं वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है, जिन्हें अपन क्या बोला, पदार्थ। तो डाल्टन ने कहा कि दुनिया में कोई भी चीज है, चाहे वो तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, तो कोई भी पदार्थ में सब बातें आ जाती है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो यहां पर अगली जो बात है, डाल्टन की बात चल रही है। डाल्टन के अनुसार पदार्थ, अब पदार्थ में चाहे वो तत्व में हो, रूप में हो, चाहे वो यौगिक में हो, चाहे वो मिश्रण में हो। तो डाल्टन के अनुसार तत्व, यौगिक, मिश्रण, कोई पदार्थ का सूक्ष्मतम कण क्या होता है, परमाणु। अगली बात समझना बहुत महत्वपूर्ण, यदि कोई तत्व है, एक जैसा तत्व है, जैसे अपने लोहा लिया तो उसके सभी परमाणु एक जैसे होंगे। तो एक ही तत्व के सभी परमाणु, एक ही तत्व के, ये नहीं साहब लोहे के परमाणु अलग अलग है, कोई मोटा, कोई पतला, कोई कैसा रंग, एक जैसे हैं सब के सब। एक ही तत्व के सभी परमाणु, सोना है तो सोने के परमाणु सब एक जैसे ही होंगे। एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, सर्वसम समान होते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। याद रखें, एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। उनके द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण भी, उनके द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म सब कुछ समान होता है। मैंने एक ही शब्द बोला था, सर्वसम। द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भी क्या होंगे, समान। एक जैसा यदि कोई तत्व है तो रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे, समान होंगे। कोई भी तत्व उठा लीजिए, उसके यदि परमाणु जितने भी हैं, क्योंकि परमाणु से ही मिलके बनते हैं तत्व, बहुत सारे परमाणु तत्व, जैसे लोहा एक तत्व है तो उसमें लोहे के परमाणु होंगे और वो सब के सब परमाणु एक जैसे होंगे, उनके द्रव्यमान भी समान होंगे, रासायनिक गुणधर्म भी समान होंगे। लेकिन भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु हैं उनके द्रव्यमान, रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो अगली बात बस जस्ट इसकी अपोजिट है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान, जैसे कोई लोहा है तो उसके परमाणु, और अपन तांबा है उसके परमाणु, उनके द्रव्यमान भी अलग होंगे और रासायनिक गुणधर्म भी अलग अलग होंगे। तो भिन्न भिन्न तत्वों के, एक ही तत्व के तो समान होंगे, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान, परमाणु के द्रव्यमान
रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो याद भी रहेगा कि भिन्न भिन्न है तत्व, तो उनके परमाणु के द्रव्यमान रासायनिक गुणधर्म भी अलग अलग होंगे, मतलब भिन्न भिन्न होंगे। तो याद कैसे रहोगे, भिन्न भिन्न है तो भिन्न भिन्न होंगे, और एक ही जैसे हैं समान है तो समान होंगे। एक जैसा तत्व है तो परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होंगे, और भिन्न भिन्न है तत्व तो उनके परमाणुओं के द्रव्यमान रासायनिक गुणधर्म भी क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। जल्दी से लीजिएगा स्क्रीनशॉट कटाकर आगे बढ़े। तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। अच्छा, और बात है, अगली बात, ये परमाणु जो है ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, लेकिन परमाणु जो है ये खुद का अस्तित्व नहीं, अकेला परमाणु कभी नहीं मिलेगा, वो अणु फॉर्म में मिलेगा। अक्रिय गैसों को छोड़ दीजिएगा। तो अगली बात मैं यहां पर करूं, परमाणु जो इन्होंने बताया था, इन्होंने ये भी कही थी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, भाग ले सकता है। तो परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। परमाणु अविभाज्य कण है, अविभाज्य कण है, अतः रासायनिक, इसे आई का ये है, परमाणु अविभाज्य कण है, अतः रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजन होता है न ही उनका विनाश होता है। अतः रासायनिक अभिक्रिया में इनका न तो सृजन होता है, न तो ये बनते हैं। सृजन का मतलब बनना, उत्पन्न होना, सृजन बनना मतलब उत्पन्न होना, न तो इनका उत्पन्न होता है, न तो सृजन होगा न ही विनाश होगा, न ही विनाश होगा, विनाश होगा। तो अगली बात लिखी, परमाणु अविभाज्य कण है तो रासायनिक अभिक्रिया में इनका न तो सृजन होगा न ही इनका विनाश होगा। अच्छा, अगली बात, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके यौगिक बनाते हैं, यह बात भी इन्होंने बताई थी। तो एक बात और यहां पर मैं लिख देता हूं। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की मुख्य मुख्य बातें अपन यहां पर पढ़ रहे हैं। तो देखो अगली बात जो है यहां पर, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर, भिन्न भिन्न तत्वों के, यौगिक के लिए आवश्यक है कि भिन्न भिन्न तत्वों के मिले। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, अगली वीडियो में मैं समझा दूंगा कि यदि समान परमाणु मिलेंगे तो फिर तत्व बनाएंगे, भिन्न भिन्न तत्व, भिन्न भिन्न परमाणु मिलेंगे तो फिर वो यौगिक बनाएंगे। भिन्न भिन्न समान यदि परमाणु होंगे तो तत्व भी बनाएंगे, जैसे लोहा एक तत्व से लोहे लोहे के परमाणु होंगे, लेकिन भिन्न भिन्न यदि परमाणु मिल रहे हैं इसका मतलब उनके तत्व भी फिर अलग अलग है, तो फिर वो यौगिक बनाएंगे। अगली वीडियो के अंदर डिटेल में समझेंगे। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में, निश्चित संख्या में, और संख्या होती है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तो यहां पर अगली बात उन्होंने बोली थी कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु निश्चित संख्या, और संख्या भी कैसी होती है, पूर्ण संख्या, निश्चित संख्या में संयोग कर, में संयोग कर यौगिक बनाते हैं, यौगिक नाते यौगिक बनाते हैं। जैसे जल एक यौगिक है, कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक है, अमोनिया एक यौगिक है, जिनके सूत्र होते हैं वो सब यौगिक होते हैं। तो यहां पर फिक्स है, निश्चित संख्या है, एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन, एक कार्बन, दो हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन। तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु निश्चित संख्या, पूर्ण संख्या होती है। ये नहीं कि आधा हाइड्रोजन ले लूं, पूर्ण संख्या होगी, या तो दो होंगे या तीन हाइड्रोजन होंगे, चार होंगे, जो भी यौगिक बन रहा है,
है। अब जल में तो 2 ही हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन जिसमें भी जो भी है, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन है तो 2 ही लेंगे। ये नहीं कोई कहे मैं 2.5 ऑक्सीजन ले लूँ, 2.5 से कुछ नहीं होगा, आपको पूर्ण संख्या लेनी है। तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु निश्चित संख्या या पूर्ण संख्या में संयोग कर यौगिक बनाते हैं, मतलब उनका अनुपात जो होता है वो निश्चित होता है, परमाणु की संख्या का अनुपात भी निश्चित होता है। ये जो अपन ने संख्या है, इन संख्याओं का अनुपात निश्चित होगा, इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा, निश्चित होगा। जैसे बताओ यहां पर संख्याओं का अनुपात क्या होगा, संख्याओं के अनुपात की बात करें, बताओ हाइड्रोजन कितने होंगे हमेशा, इसके अंदर बोलो 2, और बताओ ऑक्सीजन का कितना होगा 1। तो बताओ जल के यौगिक की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के परमाणु का अनुपात कितना होगा, 2:1। क्लियर? अच्छा, तो ये सब का बातें बताई थी, किन्होंने बताई थी, ये डाल्टन ने बताई थी। तो ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की मुख्य मुख्य बातें थी जो इन्होंने बताया था। अब जब ये डाल्टन की बात आई तो उसके बाद में जब आगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात आई तो उसने जॉन डाल्टन ने जो ये सिद्धांत दिया, परमाणु का सिद्धांत दिया, इसको गलत साबित कर दिया। क्योंकि देखो अभी तक यहां पर कोई बात नहीं, तो इलेक्ट्रॉन क्या ही है, न प्रोटॉन क्या ही है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो खोज हुई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात कहां पे आएगी, थॉमसन में, ठीक है। और फिर उसके बाद में रदरफोर्ड जिन्होंने नाभिक को समझाया, तो फिर नाभिक के बाद में फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात आती है। क्लियर? तो आगे जैसे जैसे खोज होती गई, अर्थात इनके बाद में जब थॉमसन आया तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन की बात बताई, इन्होंने इलेक्ट्रॉन तक की कोई बात ही नहीं करी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नाम ही नहीं लिया। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो खोज है उसने इस सिद्धांत को पूर्णतः वरीयता नहीं दी। वरीयता का तात्पर्य यहां पर इस यूं समझिएगा कि इसी सिद्धांत तक वैज्ञानिक नहीं रुके कि भाई अभी कोई न कोई बात और है, और फिर आगे जब बात पहुंची, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो उन्होंने परमाणु की स्ट्रक्चर कुछ अलग ही बताई, तो थॉमसन ने कुछ अलग ही बताया था, प्लम पुडिंग मॉडल। फिर वहां पर भी पार नहीं पड़ी, नहीं प्लम पुडिंग मॉडल ऐसे नहीं होता है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, यहां तो कोई अंदर कोई चीज होती है, नाभिक, उसमें कुछ होते हैं, चक्कर कोई लगाते हैं, ऐसी बात बता गए कौन, रदरफोर्ड। फिर उसमें नहीं नहीं, चक्कर में भी कुछ विशेष बात होती है, कुछ नियमों का पालन होता है, नील्स बोर ने अलग बात बोली। तो ऐसे क्या है, वैज्ञानिक जो है उनमें लगातार वहां पर, चूंकि पहले जो वैज्ञानिक ने जो बात बताई थी उसकी बातों से पूरी तरह से वो संतुष्ट नहीं हुए, और इसीलिए ये लगातार आगे परमाणु के बारे में जो खोज का सिलसिला है, या यूं समझिएगा परमाणु को समझाने के लिए जो मत के जो सिद्धांतों का जो सिलसिला है, वो लगातार मॉडल्स जो दिए गए, सिद्धांत जो दिए गए, थ्योरी जो दी गई, इनका सिलसिला लगातार आगे बढ़ता गया। तो क्वेश्चन आता है कि ये जो जॉन डाल्टन है, इसका जो परमाणु सिद्धांत है, यहीं तक पूरी तरह से इसको स्वीकार क्यों नहीं किया गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने इसको यहां पर गलत साबित कर दिया। गलत का तात्पर्य यहां पर ध्यान दीजिएगा, गलत का मतलब सिद्धांत उनको जितना था उन्होंने बताया था, लेकिन यहां तक पूरी तरह से वैज्ञानिकों को वो चीज नहीं मिल पाई जहां तक उनको पहुंचना चाहिए था। तो ये दोस्तों आज मैंने आपको एक बताया था कि परमाणु होता क्या है, उसकी इनिशियल जो थ्योरी है वो कहां से आई, और उसके बाद में वैज्ञानिकों में बात करें तो परमाणु को सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने समझाया था डिटेल के अंदर, उसका नाम था कौन, जॉन डाल्टन। और इस डाल्टन के बाद में फिर आगे इसकी थ्योरी आती है, थॉमसन ने कैसे समझाया था परमाणु को, रदरफोर्ड ने कैसे समझाया था। लेकिन इसी बीच में पहले अपन पढ़ेंगे कि अणु क्या होते हैं, परमाणु तक क्या होते हैं, और तत्व यौगिक मिश्रण क्या होते हैं, फिर इस थ्योरी को अपन आगे ले पाएंगे। तो यहां तक समझने के बाद में ही ये टॉपिक वाइज आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर करिएगा, तो कमेंट बॉक्स पर आप इसका आंसर दीजिएगा। और आप जो है टेलीग्राम पर भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स कनेक्ट हैं, आप भी कनेक्ट होइएगा, क्योंकि देखो बहुत सारी चीजें बोर्ड पर लिख नहीं पाते हैं, और चूंकि इस समय पर ऐसी स्थितियां भी है कि अपन जो है पीपीटी के माध्यम से भी नहीं कर पा रहे आपके लिए कि आप बेहतर कर सको और अच्छा दिमाग के अंदर चीज़ों को स्थापित कर सकें। आपका मेरा उद्देश्य केवल मात्र एक ही है कि हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो उसके लिए अपना प्रयास ये रहता है कि अपन डिजिटल प्रणाली से कैसे आगे बढ़े, और उसी लिए सब कुछ एक अच्छा प्रयास करने की अपन कोशिश कर रहे हैं। तो घर पर आप आरामदायक सुविधाजनक माहौल के अंदर निःशुल्क शिक्षा का लाभ उठाइएगा, और लगातार अपनी ज्ञान के अंदर, अपने शिक्षा के अंदर लगातार अपने नॉलेज को लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि आप करते रहें। यहां मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसका आप जो आंसर है, इस आंसर का आप जो है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसका आप रिप्लाई दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स के कमेंट का रिप्लाई देता हूं, ऐसा आपने देखा भी होगा, आपको भी खुद ने दिया होगा तो उसका भी आंसर मिला होगा, जिससे कि आपको पता चलेगा, मुझको भी लगेगा कि वास्तविकता में आपने वीडियोज को ढंग से देखा है और इस वीडियो के अंदर पूरी चीज़ों को आपने अपने मस्तिष्क में स्थापित की है। तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं,
परमाणु के, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार, 4 ऑप्शन दे रहा हूं, डाल्टन के, ढंग से पढ़ना, जल्दी से आंसर मत देना, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार 1 2 3 4 लिख देता हूं या ABCD लिख दूं, ये ज्यादा सही रहेगा। 4 ऑप्शन सही रहेगा, ABCD करने में भी आपको इजी रहेगा। है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार, पहला, परमाणु में सिद्धांत के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। क्या ऐसी बात थी क्या? पाए जाते हैं। सब कुछ मैंने बोला है, लास्ट में भी कुछ बोला था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, ध्यान रख लेना कि क्यों ये सिद्धांत पूरी तरह से वैधता में नहीं आया, इसके खारिज होने का क्या कारण था। अच्छा, दूसरी बात यहां पर मैं लिख रहा हूं, विभिन्न तत्वों के परमाणु समान गुणों वाले होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु, विभिन्न तत्वों के परमाणु समान गुणों वाले होते हैं, समान गुणों वाले होते हैं, परमाणु, तीसरा ऑप्शन है ये, इसी का है तीसरा, परमाणु अविभाज्य कण होता है, शायद भी इसमें कम हो गई, ये तीसरा ऑप्शन है CI, और ये D है लास्ट में, शायद कम हो गई इसमें, और D है यहां पर, रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु नष्ट हो जाते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु नष्ट हो जाते हैं। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु समान गुणों वाले होते हैं, परमाणु अविभाज्य कण होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु नष्ट हो जाते हैं। इसमें से कौन सा राइट आंसर है ये आपको बताना है। क्लियर? तो ये आज अपन ने पूरा समझा परमाणु और उसके बाद में परमाणु के बारे में जॉल डाल्टन का सिद्धांत। आगे फिर एक वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।